Hello students, this is Kaushal Chaudhary. Welcome back to the second class of measures of central tendency, that is statistics. तो फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने एकदम डिटेल्ड व्यू लिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में, इंडिविजुअल सीरीज डेटा, डिस्क्रीट सीरीज डेटा, डिसकंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस सीरीज डेटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन भी किया था डेटा का अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा में। मोर ओवर हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के सारे मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड, ये तीनों मेथड्स हमने इन डेप्थ डिस्कस किए थे फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। एंड साथ ही साथ हमने मीडियन एंड मोड पे भी डिस्कशन किया था फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा। तो आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशंस एंड कंसेप्ट्स वो सब टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं। आज के क्लास में स्टूडेंट्स अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एंड हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बारे में। उसके साथ साथ अपने अरिथमेटिक मीन को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, जब अपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में बात करेंगे ही तो अरिथमेटिक मीन के बारे में भी बात करूंगा along with ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एंड along with that we'll also discuss partition values, that is quartiles, deciles and percentiles in today's class। तो एकदम 100% कंसंट्रेशन बना करके बैठ जाइए स्टूडेंट्स, कॉपी पेन निकाल करके एक एक चीज जॉट डाउन करिएगा। जो भी फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा वो फॉर्मूला को बोल बोल के, प्रोनाउंस कर करके नोटिंग करिएगा कॉपी में, तो आपको जल्दी याद होगा और आप भूलेंगे नहीं, आप रिटेन कर पाएंगे अपने माइंड्स में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने बात करेंगे यहां पे जीएम के बारे में, जिसको अपने ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं। नाउ ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन स्टूडेंट्स दो टाइप्स ऑफ डेटा के लिए अपने सिलेबस में है, एक इंडिविजुअल सीरीज डेटा और एक डिस्क्रीट सीरीज डेटा। ठीक है, तो वन बाय वन करके उनकी कैलकुलेशंस को अपने देखेंगे। कैलकुलेटर्स निकाल करके रख लीजिएगा अपने साथ। स्टैटिस्टिक्स के कोई भी क्लास में कैलकुलेटर हमेशा आपके पास में होना चाहिए। बार बार मैं आज यूज करके आपको दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी सिखाऊंगा। आइए, ज्योमेट्रिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज डेटा, इंडिविजुअल सीरीज डेटा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज डेटा में क्या होता है, अपने को एक सिंगल कॉलम प्रोवाइडेड रहता है, दैट इज माय मेन डेटा वाला कॉलम। सपोज आई हैव मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स, जिसको एज अ सिंगल कॉलम रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसको मैं एक्स से लेबल कर रहा हूं। सो दिस विल बी माय इंडिविजुअल सीरीज डेटा, है ना। अब सपोज मेरे मार्क्स है 10, 12, 6 एंड 5, चार बच्चों के मार्क्स मैंने यहां पे लिख दिए और मेरे को ज्योमेट्रिक मीन यहां पे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब यहां पे 10 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 5 ये आपको कर देने का। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद में स्टूडेंट्स पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो यहां पे 4 ही था, तो अपने यहां पे 1/4 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आ रहा है जरा देखिएगा, कैलकुलेटर उठा लीजिए प्लीज। 10 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 5 आपको मिलेगा 3600, आपको मिलेगा 3600। पावर में क्या है, 1/4 है। अब स्टूडेंट्स 3600 का पावर 1/4 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको बताता हूं। दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला तरीका, यू टेल मी वन थिंग, आपने इंडाइसेस पढ़ा हुआ है मेरे साथ, तो कैन आई से दैट अगर 3600 का पावर हाफ, होल का पावर हाफ मैं ऐसे लिखता हूं, इफ आई राइट 3600 पावर हाफ, होल का पावर हाफ, तो ये जो साइड बाय साइड बगल बगल में पावर है, एडजेसेंट पावर्स है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे को 1/4 देगा। करेक्ट है ना? तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मेरे को करना क्या है, जरा देखिए। 3600 का पावर हाफ मीन स्क्वायर रूट, तो मेरे को यहां पे स्क्वायर रूट करना है किसका, 3600 का। और बाहर में पावर कितना है स्टूडेंट्स, बाहर में पावर हाफ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 3600 का स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसमें पावर हाफ, मतलब उसमें स्क्वायर रूट वापस से करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैलकुलेटर उठाइए स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे 3600, आपने प्रेस कर दिया, स्क्वायर रूट का बटन आपने दबा दिया, तो आंसर आ गया 60।
आंसर कितना आ गया? आंसर आपका यहां पे आ गया 60। आंसर आपका आ गया 60। बात समझ में आ रहा है? अब ये 60 जो आया है ना आंसर, इसका पावर हाफ मतलब इसका स्क्वायर रूट वापस करना है, तो आप वापस से स्क्वायर रूट का बटन दबा दो। वापस से आप स्क्वायर रूट का बटन दबा दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.745 अप्रोक्सीमेटली। यही मेरा ज्योमेट्रिक मीन का आंसर होगा। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट्स, यहां पे पावर 1/4 मैंने कैसे निकाला? 2 बारी स्क्वायर रूट दबा करके। बात समझ में आया? तो 3600 डाला, एक बार स्क्वायर रूट दबाया तो पावर हाफ आया, एक और बार स्क्वायर रूट दबाया तो पावर 1/4 आया। ठीक है, अब एक और बार अगर स्क्वायर रूट दबाता तो पावर कितना आता? 1/8 आता। देखिए कैसे, मैं आपको इसका थॉट प्रोसेस समझा देता हूं, फिर मैं दूसरे शॉर्टकट पे भी जाऊंगा फॉर दिस सेम कैलकुलेशन। ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं मैं स्क्वायर रूट 3 बार दबा रहा हूं, स्क्वायर रूट 3 बार दबा रहा हूं, मतलब इसका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? 60 का पावर हाफ का आंसर आ गया 7.745। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, इफ आई हैव सपोज करिए 256, आई हैव अ नंबर 256 और इसका पावर मेरे को निकालना है 1/8। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक नंबर है 256 और इसका पावर क्या निकालना है? 1/8 निकालना है। ठीक है, 1/8 निकालना है। तो कैन आई से दैट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, 256 का पावर 1/4 होल का पावर 1/2, बिकॉज 1/4 और 1/2 बगल बगल पावर मल्टीप्लाई होकर 1/8 ही बनना है। और इसका वैल्यू अभी हम आपको निकालना सिखाया। पावर 1/4 कैसे निकालते हैं? 2 बार स्क्वायर रूट दबा के, है ना। तो दैट मीन्स कि 2 बार स्क्वायर रूट दबा के जो भी आंसर आएगा, है ना, उसका भी पावर आपको हाफ करना है, मतलब उसका भी स्क्वायर रूट करना है, मतलब अल्टीमेटली आपको 3 बार स्क्वायर रूट दबाना है, तो आपको पावर 1/8 का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, यहां पे नंबर ले लेते हैं 256, एक बार स्क्वायर रूट, 2 बार स्क्वायर रूट, 3 बार स्क्वायर रूट, तो आपको आंसर कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? आपको फाइनल आंसर मिल रहा है 2, जो कि एकदम सही है। 256 का पावर 1/8 का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इसका मतलब ये हुआ, मैं जो मेन पॉइंट यहां पे दिखलाना चाह रहा हूं आप लोग को वो ये है दैट अगर आप पावर हाफ निकालना चाहते हैं तो एक बार स्क्वायर रूट दबाएंगे, अगर आप 1/4 पावर निकालना चाहते हैं 2 बार स्क्वायर रूट दबाएंगे, पावर 1/8 निकालना चाहते हैं 3 बार स्क्वायर रूट दबाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स मैं लिख रहा हूं, हाफ, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये एक जीपी सीरीज में है। कैसे? हाफ में हाफ मल्टीप्लाई किया 1/4, 1/4 में हाफ मल्टीप्लाई किया 1/8, तो बार बार आप हाफ मल्टीप्लाई कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 1/16, मतलब 1/16 अगर आपको पावर निकालना है तो आपको 4 बार स्क्वायर रूट लगातार दबाना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से आप इस आइडिया को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स आपको काम तब आएगा जब आपका पावर 1/2 या 1/4 या 1/8 या 1/16 ऐसे पावर्स हो। व्हाट विल हैपन इफ पावर इज 1/7 फॉर एग्जाम्पल? देन आप फंस जाओगे, बिकॉज आप इस टेक्निक से कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो उस सिनेरियो के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने मैथ्स ओरिएंटेशन क्लास में कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स बताए थे, उन्हीं में से ये भी एक शॉर्टकट है। ठीक है, मैं फिर भी यहां पे क्योंकि इसको यूज करने वाले हैं हम लोग, तो मैं इसको वापस से बताऊंगा आप लोग को। स्टेप्स टू कैलकुलेट x का पावर 1/n, स्टेप्स टू कैलकुलेट x का पावर 1/n। अगर x का पावर 1/n कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ट्रिक है, स्टेप्स है। क्या स्टेप है? प्लीज जॉट डाउन करिए, फिर मैं आपको दिखलाऊंगा। यहां पे सबसे पहले प्रेस x, आप यहां पे प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं साथ में आपके साथ परफॉर्म करूंगा कैलकुलेटर की कैलकुलेशन। प्रेस x, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, स्क्वायर रूट का बटन दबाना है कितना बार? 12 टाइम्स। उसके बाद -1, क्या दबाना है? उसके बाद -1। उसके बाद डिवाइड बाय n, क्या करना है? डिवाइड बाय n। फिर +1 इक्वल टू, क्या करना है? +1 इक्वल टू। फिर इनटू इक्वल टू दबाना है 12 टाइम्स। अब आपको लग रहा होगा सर इतना कुछ याद कैसे रखेंगे? याद रखना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपको एक कैलकुलेशन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा है ICAI कि आपको आए, तो यू शुड नो द प्रोसेस ना। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैं अगर 3600 पावर 1/4 को कंपेयर करता हूं x का पावर 1/n से,
तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि मेरा x का काम कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है 3600. आर यू अंडरस्टैंडिंग? n का काम कौन कर रहा है, n का काम कर रहा है 4. एब्सोल्युटली. लेट अस फॉलो द स्टेप्स टुगेदर. हाँ, प्लीज मेमोरी क्लियर कर लीजिएगा कैलकुलेटर का, वो ग्रीन बटन दबा के ऑल क्लियर ऑल क्लियर. मेरा ऑरपैट OT 512 GT कैलकुलेटर है जो मैं हर क्लास में यूज करता हूं. सबसे पहले प्रेस x मतलब 3600 को आप प्रेस कर दीजिए. अब स्क्वायर रूट दबाना है 12 टाइम्स. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स मैंने स्क्वायर रूट दबा दिया. अब माइनस का बटन, फिर 1 का बटन, बस इक्वल टू कुछ नहीं. फिर डिवाइड का बटन, फिर n का बटन, n मतलब 4, बस. फिर +1 इक्वल टू कर दिए. अब इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स दबाने का मतलब है आप इंटू दबाओ फिर इक्वल टू दबाओ. सो दिस इज 1 टाइम. फिर इंटू फिर इक्वल टू, दिस इज द सेकेंड टाइम. फिर इंटू इक्वल टू, दिस इज द थर्ड टाइम. फिर इंटू इक्वल टू फोर्थ टाइम. इंटू इक्वल टू फिफ्थ टाइम. इंटू इक्वल टू सिक्स टाइम. इंटू इक्वल टू सेवेंथ टाइम. इंटू इक्वल टू एट्थ टाइम. इंटू इक्वल टू नाइन्थ टाइम. इंटू इक्वल टू 10th टाइम. इंटू इक्वल टू 11th टाइम. इंटू इक्वल टू 12th टाइम. The answer that you are getting on your screen, that is 7.75. एंड आप देख लीजिए आपका प्रीवियस आंसर भी उतना ही आया था. तो आपको ये कैलकुलेटर ट्रिक पता होनी चाहिए. ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते वक्त ये ट्रिक बहुत बार काम आएगी. यू शुड नो दिस वेरी वेरी वेल. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हो गया अपना ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज डेटा. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद द थॉट प्रोसेस, विद द ट्रिक्स, विद द कैलकुलेशंस. आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज डेटा पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नंबर 2, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज डेटा. डिस्क्रीट सीरीज डेटा. ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज डेटा पे बात करता हूं. यहां पे स्टूडेंट्स 2 कॉलम होते हैं. एक मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स बना लेता हूं, दैट इज x, और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बना लेता हूं, दैट इज माय फ्रीक्वेंसी f. ठीक है, डेटा कुछ ऐसे ले लेते हैं. मार्क्स है 5 7 9 और यहां पे फ्रीक्वेंसी है 2, फ्रीक्वेंसी है 1, फ्रीक्वेंसी है 2, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब मेरे को बोला ज्योमेट्रिक मीन आप कैलकुलेट करो. अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने का यहां पे एक फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए. ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, x1 का पावर f1. क्या बोला? x1 का पावर f1 मतलब पहला x का वैल्यू पावर में पहला फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, इंटू x2 टू द पावर f2 इंटू x3 टू द पावर f3, ऐसे चलते जाएगा. लास्ट में पावर 1 बाई n होगा. n इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो जरा ध्यान देते हैं. यहां पे ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? x1 मतलब पहला x का वैल्यू जो कि है 5, पावर में पहला फ्रीक्वेंसी जो कि 2. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वेरी गुड. बिकॉज x का वैल्यू 5 तो 2 बार है ना, तो 5 इंटू 5 करेगा तो 5 स्क्वायर ही आना. थॉट प्रोसेस क्लियर है क्या? अब x का अगला वैल्यू 7 है, फ्रीक्वेंसी है 1, तो 7 अगर एक बार है तो 7 का पावर 1, 7 एक ही बार आना है. अब 9 अगर 2 बार है तो 9 इंटू 9 9 स्क्वायर होना चाहिए, तो यहां पे 9 स्क्वायर डाल देंगे. x का वैल्यू 9, पावर में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2, और 1 बाय n. ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था दैट जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो ना, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आप कर दीजिएगा, वही आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, वही अपना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है. तो यहां पे पावर आ जाएगा 1 बाई 5. सो लेट मी कैलकुलेट, ध्यान से सुनिएगा. 5 स्क्वायर तो 25 होता है इंटू 7, और यहां पे 9 स्क्वायर होता है 81. सो दिस नंबर इज 14175, 14175, and power is 1 by 5. That is what I need to calculate. Okay, now students, again this is matching with that format. This is matching with our format, x to the power 1 by n. x का काम कौन कर रहा है? x का काम कर रहा है 14175, और n का काम क्लियरली कर रहा है, आप देख सकते हो कौन? 5. समझ में आया क्या? तो चलिए मैं स्टेप्स यहां पे फॉलो करता हूं, ध्यान से सुनिएगा. ऊपर आ जाओ. आई विल ओपन द शॉर्टकट इन फ्रंट ऑफ यू. आपको कैलकुलेटर ट्रिक नजर आ रहा होगा. यहां पे सुनिए मेरी बात को सभी बच्चे. सबसे पहले
प्रेस एक्स, एक्स मतलब 14175, ये मैंने प्रेस कर दिया, 14175 ही था ना, लेट मी चेक, यस 14175। स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरे साथ साथ करना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, -1, तो -1। अब डिवाइड बाय n, यहां पे 5 था, ठीक है, +1 इक्वल टू, दबा दिया। अब इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, तो इंटू इक्वल टू 1 टाइम, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार। 6.77, हाउ मच एम आई गेटिंग, 6.77। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर मेरा 6.77 हो जाएगा एज माय ज्योमेट्रिक मीन। तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन दो टाइप्स ऑफ डेटा के लिए अपने सिलेबस में है, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज डेटा, जो हमने अच्छे से कवर अप कर लिया, along with the calculator trick to calculate that power 1 by n, ठीक है ना, बढ़िया। तो अब स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, जो कि है हार्मोनिक मीन वाला टॉपिक। लिखिएगा हार्मोनिक मीन, या शॉर्ट में अपने बोलते हैं एचएम। हार्मोनिक मीन या शॉर्ट में अपने क्या कहते हैं, एचएम बोलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, नाउ अगर मैं हार्मोनिक मीन के बारे में बात करूं, यहां पे भी अपने को दो टाइप्स ऑफ डेटा कंसीडर करना है, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज डेटा के साथ। आ जाओ, इंडिविजुअल सीरीज डेटा। इंडिविजुअल सीरीज डेटा में सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स एज माय मेन डेटा, जो कि एज अ सिंगल कॉलम रिप्रेजेंटेड रहेगा, लेबल्ड एज एक्स। सपोज मार्क्स है 5 7 9 एंड 11, और मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है। तो स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले तो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशंस है, तो मैंने लिख दिया 4। समझ में आ रही है बात? नीचे में क्या होगा, यहां पे ध्यान दो, सारे ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल कर दो। मतलब 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 9 का रेसिप्रोकल 1/9, 11 का रेसिप्रोकल 1/11। सारे ऑब्जर्वेशंस का आप रेसिप्रोकल कर दो, एंड फाइनली आप सबको आपस में ऐड कर दो। तो ये मेरा हार्मोनिक मीन का इवैल्यूएशन होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इजी है। वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहां पे अपने सॉल्विंग कैसे करेंगे। क्या हमें यहां पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने की जरूरत है और फिर सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर आप एलसीएम ले लिए तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, आप एग्जाम में टाइम वेस्ट करके आओगे। आपको यहां पे कैलकुलेटर उठाना है, ऑरपैट OT 512 GT। ठीक है, कैसे उठाना है ध्यान से सुनो। पहले डिनोमिनेटर का वर्किंग अपने करेंगे। कैसे? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 1/5 के पहले कहना इसे प्लस का साइन है, तो सबसे पहले आप सारे फ्रैक्शंस जो देख रहे हो ना डिनोमिनेटर में, उसके पहले साइन देखो, प्लस है या माइनस। 1/5 के पहले प्लस है, 1/7 के पहले भी प्लस है, 1/9 के पहले भी प्लस है, 1/11 के पहले भी प्लस है, मतलब सभी के पहले प्लस है ना? वेरी गुड। तो अपने को कैलकुलेटर में क्या करना है, देखो, सबसे पहला फ्रैक्शन में कैलकुलेट करूंगा। ऑल क्लियर कर देना, क्लियर द मेमोरी ऑफ द कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाई 5 m प्लस, 1 डिवाइड का बटन 5 m प्लस, m प्लस इसलिए बिकॉज 1/5 के पहले प्लस का साइन था। अगर 1/5 के पहले माइनस का साइन होता तो मैं m माइनस दबाता। समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने यहां पे बोला 1 डिवाइडेड बाई 5 m प्लस। तो 1 डिवाइड बाई 5 मतलब 1/5, m मतलब मेमोरी में स्टोर हो रहा है, प्लस साइन के साथ स्टोर हो रहा है बिकॉज 1/5 के पहले प्लस का साइन था। वैसे ही क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 7 m प्लस करो, 1 डिवाइडेड बाई 7 m प्लस। 1 डिवाइड बाई 7 किया तो 1/7 आया, m मतलब मेमोरी प्लस के साथ स्टोर हो रहा है बिकॉज 1/7 के पहले प्लस है। वैसे ही 1 डिवाइडेड बाई 9 m प्लस, वैसे ही 1 डिवाइडेड बाई 11 m प्लस करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 9 m प्लस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 11 m प्लस कर दिया। ये सारा का सारा जो रिजल्ट है ना, वो मेमोरी में जाके आपका स्टोर हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है 4 डिवाइडेड बाय मेमोरी का स्टोर्ड रिजल्ट, जिसको आप कैसे फेच करोगे, MRC बटन से फेच करोगे। MRC मतलब मेमोरी रिकॉल।
तो मैं करूंगा क्या, मैं बोलूंगा 4, फिर डिवाइड का बटन, फिर एमआरसी का बटन से हमने डिनोमिनेटर का पूरा रिजल्ट को फेच कर लिया जो कि 0.544 करके कुछ दिख रहा होगा, और लास्ट में इक्वल टू दबाना मत भूलना, इक्वल टू दबा दो, आंसर आ जाएगा 7.34। आंसर कितना है, आंसर है 7.34। ये अपना हार्मोनिक मीन होगा फॉर दिस इंडिविजुअल सीरीज डेटा। Am I clear with the idea? This is very very easy, very very important। ठीक है, तो बढ़िया। तो ये अपने को स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशन समझ में आ जाता है इंडिविजुअल सीरीज डेटा के लिए। आइए आगे बढ़ा जाए, नंबर 2 के ऊपर में बढ़ते हैं, डिस्क्रीट सीरीज डेटा के ऊपर आ जाइए। डिस्क्रीट सीरीज डेटा। नाउ डिस्क्रीट सीरीज डेटा में स्टूडेंट्स अपने को 2 कॉलम्स रहेंगे, ये आप अच्छे से जानते हो। एक मार्क्स वाला कॉलम मैं पकड़ लेता हूं जो कि x से डिनोट करूंगा, और एक मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला कॉलम को पकड़ लेता हूं जिसको मैं फ्रीक्वेंसी f से डिनोट करूंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मार्क्स कुछ ऐसा ले लेते हैं, सपोज करिए 7 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स का है, 5 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स का है, 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स का है। अपने को हार्मोनिक मीन निकालने का है। तो स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन निकालते वक्त अपना फॉर्मूला क्या बैठेगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। फॉर्मूला बैठेगा सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब यहां पे होगा टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी एक बार करिए ना, 3 + 2 + 3 कितना आ रहा है, ये आपका 8 आ रहा है। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड रहेगा 8। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 देना है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना पड़ता है, आपको x आपका जो ऑब्जर्वेशन होती है ना उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। अब x की वैल्यू जो 7 है वो तो 3 बार आ रही है, तो आप 7 का रेसिप्रोकल 3 बार लेंगे, मतलब 1/7 + 1/7 + 1/7 यही करेंगे, जो कि आपको 3/7 देगा। आपको बात समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो 3/7 कैसे मिला, कैसे याद रखोगे, याद ऐसे रखोगे कि आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 3 डिवाइड बाय x का वैल्यू 7, तो आपको यहां पे क्या मिला 3/7। क्लियर। उसके बाद वैसे ही फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2 डिवाइड बाय x का वैल्यू कितना 5, तो यहां पे कितना मिला 2/5। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू कितना 10। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अब इसको इवैल्यूएशन कैसे करना है, वैसे ही कैलकुलेटर ट्रिक से इवैल्यूएट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स साथ में इवैल्यूएशन यहां पे करते हैं। हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन 3/7 के पहले प्लस है, 2/5 के पहले प्लस है, 3/10 के पहले प्लस है। तो कैलकुलेटर उठा लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बोलेंगे 3/7, तो 3 डिवाइड बाई 7 m प्लस, m मतलब मेमोरी में जा रहा है, प्लस इसलिए बिकॉज 3/7 के पहले प्लस का साइन है। उसके बाद क्या है 2 डिवाइड बाई 5 m प्लस, सेम लॉजिक। उसके बाद 3 डिवाइड बाई 10 m प्लस, सेम लॉजिक। अब करना क्या है, अब आपको करना है 8 डिवाइडेड बाई ये मेमोरी का रिजल्ट जो कि MRC मेमोरी रिकॉल बटन से फेच होगा, तो 8 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू दबाने के बाद आपका आंसर 7.08 आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा हार्मोनिक मीन के लिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज डेटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब स्टूडेंट्स मैंने आपको यहां पे बताया था दैट अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं थोड़ा सा अरिथमेटिक मीन को भी पिक्चर में लेकर के आऊंगा। तो चलिए अरिथमेटिक मीन को भी थोड़ा सा पिक्चर में ले आया जाए। कैसे ले आया जाए, प्लीज हेडिंग लिखिएगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन हमेशा रहता है सीए फाउंडेशन में। लिखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन, मैं बिटवीन को B/W लिखता हूं, ये आपको आदत पड़ जाएगा शॉर्ट फॉर्म का। रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM। रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशनशिप क्या है जो अपने को स्टडी करनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बारे में बात करूंगा ना, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशंस है ना
ऑब्जर्वेशंस मतलब जो x का वैल्यू है या आप कह लो जो नंबर्स है वो आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जब भी मैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तीन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरी सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस मेरे को क्या लेनी है? नॉन नेगेटिव लेनी है। मतलब नेगेटिव नहीं चलेगा, मतलब जीरो चलेगा एंड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस चलेगा, वैसा। ठीक है ना? अच्छा, ये चीज दिमाग में ध्यान रखना। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल ब्रिंग डाउन टू सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ यू। सिनेरियो नंबर 1, when all the observations are equal। क्या होगा अगर सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल हो जाए? तो एएम, जीएम, एचएम में क्या होगा, चलिए देखते हैं। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अपने यहां पे बोलेंगे, एक एग्जांपल ले लो। सपोज करो मेरे पास नंबर्स है 7, 7, 7 एंड 7। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 4 ऑब्जर्वेशंस है, सब इक्वल टू ईच अदर है, सब इक्वल टू ईच अदर है। अब प्लीज कैलकुलेट एएम। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेगा? सारा नंबर को ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज 4 नंबर है। तो 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 एंड डिवाइड क्या करेगा? डिवाइड करेगा 4। तो यहां पे आ जाएगा 28/4, जो कि आंसर कितना देगा आपको? आंसर देगा 7। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप यहां पे निकालता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना सिखाया? ये तो इंडिविजुअल सीरीज डेटा है, सिंगल कॉलम में डेटा रिप्रेजेंटेड है। तो आप सारा नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 डाल दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? 7 का पावर 4 मिलेगा, बिकॉज 7 इंटू 7 4 बार है, और बाहर में पावर 1/4। तो जैसे ही बगल बगल में आप पावर देखेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 1/4 करके पावर 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेयरएज अगर मैं यहां पे स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन पे बात करूं, तो हार्मोनिक मीन मैंने कैसे सिखाया? पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 4 है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 7, 1 अपॉन द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 7, 1 अपॉन द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 7, 1 अपॉन द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 7। तो अपने को मिल रहा है 4 अपॉन भाई 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, 4/7 ही तो होगा। तो अपने को कितना मिलेगा? 4/7। तो ये कितना आ रहा है? 4 इंटू, ये ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/4। तो 4 4 चला गया, तो आंसर इज 7। तो यू कैन क्लियरली सी दैट एएम, जीएम, एचएम का आंसर सेम आया है, इक्वल आया है, 7 के बराबर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप सिनेरियो 1 के बारे में बात करेंगे, व्हेन ऑल योर ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू ईच अदर, प्लीज रिमेंबर एएम विल बी इक्वल टू जीएम, विल बी इक्वल टू एचएम। Arithmetic mean will be equal to geometric mean, that will be equal to harmonic mean. Please remember this is a very very important result. बात समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं सिनेरियो नंबर 2 के ऊपर में। आइए सिनेरियो 2 लिखिएगा स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ। when all the observations are not equal, when all the observations are not equal, मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स? मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि सारा ऑब्जर्वेशंस इक्वल हो वो नहीं चलेगा सिनेरियो 2 में। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर 5 ऑब्जर्वेशंस है तो 3 उसमें इक्वल हो जाए, बची हुई 2 इक्वल ना हो सकता है कि अगर 5 ऑब्जर्वेशंस है, पांचों की पांचों अलग हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट हां, सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो जाए वो नहीं होना चाहिए जो सिनेरियो 1 में हो रहा था। मतलब सिनेरियो 1 का ठीक ऑपोजिट है ये। सिनेरियो 1 में सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल हो रही थी, यहां पे सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल नहीं होंगी। बात समझ में आया क्या? वेरी गुड। तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सपोज करो आई हैव 7, 7 एंड 5। आई हैव दीज 3 नंबर्स। ठीक है, ये 3 नंबर मेरे पास है। अब करें क्या? ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करता हूं। ये तीनों ऑब्जर्वेशंस क्या बराबर हैं एक दूसरे के? नहीं। 3 में से 2 बराबर है, एक अलग है, चलेगा। सारी सेम नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे? सबको ऐड कर दोगे, 7 प्लस 7 प्लस 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3। तो 7 7 कितना हो रहा है यहां पे? 7 7 14 5 19/3 हो रहा है। तो यहां पे मिल जाएगा 6.33। दैट इज योर अरिथमेटिक मीन।
अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन पे जाऊं तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 3. तो ओवर हियर आई विल गेट 7 इंटू 7 इंटू 5. 7 इंटू 7 इंटू 5 कितना आ रहा है? 245 आ रहा है. और इसका पावर में 1/3 अपने को निकालने का है. तो यहां पे x का पावर 1/n का लगाना पड़ेगा. कैलकुलेटर ट्रिक घबराइए मत, एक साथ लगाते हैं. कोई भी चीज को सीखे हो ना तो अगर बार बार अप्लाई करोगे तभी तो याद रहेगा. एक बार अप्लाई कर दोगे तो उसको याद नहीं रख पाओगे. तो इसलिए बार बार अप्लाई करके उसको ध्यान रखिए. सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज x पावर 1 बाय दिस इज n. व्हाट हैव आई टॉट यू? आई हैव टॉट यू प्रेस x मतलब 245. देन स्क्वायर रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. 12 बार दबा दिया. फिर -1 डिवाइडेड बाय n माने 3 प्लस 1 इक्वल टू कर दिया. अब इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, तो इंटू इक्वल टू एक बार, दो बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. I am getting 6.26. I am getting how much? 6.26. I hope you understand the idea. Next, harmonic mean पे आ जाते हैं. Number of observations is 3. 1 upon the first observation 7, 1 upon the next observation 7, 1 upon the next observation 5. तो यहां पे अगेन कैलकुलेटर ट्रिक इस्तेमाल करूंगा. प्लीज आ जाइए स्टूडेंट. सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे कैलकुलेटर ट्रिक फॉर द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? डिनोमिनेटर में हमें दिखाई दे रहा है 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/5. तो एक काम करते हैं, सबके पहले ही प्लस का साइन है. तो व्हाट आई टॉट यू वाज 1 डिवाइड बाई 7, 1/7 आ गया. m प्लस दबा दो. m मतलब मेमोरी में स्टोर हो रहा है, प्लस बिकॉज 1/7 के पहले प्लस का साइन है. अगेन सेम थिंग, 1 डिवाइड बाई 7 m प्लस. बढ़िया. नेक्स्ट 1 डिवाइड बाई 5 m प्लस. बढ़िया. अब ये मेमोरी में स्टोर हो गया. आपको करना क्या है? आपको करना है 3 डिवाइडेड बाई मेमोरी का रिजल्ट जो कि फेच करेंगे एमआरसी बटन मेमोरी रिकॉल से, और लास्ट में इक्वल टू. तो अपने बोलेंगे 3 डिवाइडेड बाई एमआरसी इक्वल्स टू, दैट इज 6.17. दैट इज 6.17. प्लीज लुक एट दीज वैल्यूज जो आपको मिला है. ये जो वैल्यूज आपको मिला है ना स्टूडेंट्स, यहां से आपको क्लियरली मालूम चल रहा है दैट अरिथमेटिक मीन 6.33 इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन दैट इज 6.26, एंड माई ज्योमेट्रिक मीन 6.26 इज ग्रेटर देन माई हार्मोनिक मीन 6.17. तो यहां पे जो रिलेशनशिप बैठ रही है एएम जीएम एचएम के बीच, वो क्या बैठ रही है? ये बैठ रही है कि एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम होता है. ठीक है. तो याद रखिएगा, अगर सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल हैं लाइक सिनेरियो 1 में, तो एएम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम. अगर सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल नहीं है तो एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम. नाउ वन मोर थिंग नोट करके लिख लो. when nothing is mentioned मतलब they have not specified in the question, for example कि सिनेरियो 1 है या सिनेरियो 2 है, तो मैं दोनों रिजल्ट्स को मर्ज कर दूंगा. पहला सिनेरियो का रिजल्ट क्या है? एएम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम. सेकेंड सिनेरियो का रिजल्ट क्या है? एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम. तो ग्रेटर और इक्वल टू को मर्ज कर देंगे. तो अपने यहां पे बोलेंगे एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम. एम आई क्लियर? I will use this whenever nothing is specified in my question. But अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि सिनेरियो 1 है या सिनेरियो 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने इन रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे. ठीक है ना? बढ़िया. चलो, तो ये एएम जीएम एचएम के बारे में आपको बढ़िया से ज्ञान मिल गया. अब स्टूडेंट्स एक और चीज मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट एएम जीएम एचएम के बारे में. यहां पे लिखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन एएम GM and HM for 2 observations. ये जो रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये किसके लिए वैलिड है? 2 ही ऑब्जर्वेशंस मतलब 2 ही नंबर्स के लिए वैलिड है. अगर मेरे पास 2 नंबर्स होंगे तब ये वैलिड है. ठीक है. एंड मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि 2 ऑब्जर्वेशंस मतलब वो ऑब्जर्वेशंस नॉन नेगेटिव होना चाहिए. ये मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि जब मैं एएम जीएम एचएम के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव नहीं चलेगा. सिंपल हिसाब है.
तो अब मैं रिलेशनशिप निकालने जा रहा हूं एएम जीएम एचएम के बीच, जब मेरे पास दो ऑब्जर्वेशंस है, दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशंस नॉन नेगेटिव। तो सपोज करिए स्टूडेंट्स की अपनी जो दो ऑब्जर्वेशंस है वो है ए एंड बी। अपने पास जो दो नंबर्स है वो है ए एंड बी। इसके लिए मैं एएम जीएम एचएम निकालूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लेट मी कैलकुलेट एएम ओवर हियर। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेगा? दोनों को ऐड कर देगा, ए प्लस बी एंड होल बाई 2। सिंपल हिसाब है भाई। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेगा? ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा और पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 2। और पावर हाफ का मतलब तो स्क्वायर रूट होता है, तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मेरे को मिल रहा है एज माई ज्योमेट्रिक मीन। वेरी गुड। और अगर हम हार्मोनिक मीन के ऊपर में बात करें स्टूडेंट्स, तो अपने बोलेंगे टोटल दो ऑब्जर्वेशंस है। नीचे में क्या होगा? 1 अपॉन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ए प्लस 1 अपॉन द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन बी। ऐसा ही कैलकुलेशन बैठेगा। अब इसको थोड़ा सा बेसिक एलसीएम अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा। मेरे को मिलेगा 2 बाई, यहां पे एलसीएम लेंगे तो ए और बी का एलसीएम हो जाएगा ए इंटू बी। ए बी डिवाइड बाई ए इज बी, बी इंटू 1 इज बी। ए बी डिवाइड बाई बी इज ए इंटू 1 इज ए। अब इसको ए बी को ऊपर ले जाओ तो आपको मिल जाएगा 2ab और नीचे में क्या बचेगा? नीचे में बचेगा a प्लस बी। दिस इज योर हार्मोनिक मीन फॉर टू नंबर्स a एंड b। नाउ प्लीज नोटिस वन थिंग, अगर आप am इंटू hm करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? am इज a प्लस बी बाई 2 इंटू hm कितना है? 2ab बाई a प्लस बी। यही है ना? यही है। अच्छा, a प्लस बी कटा, 2 और 2 कटा, तो am इंटू hm अगर अपने कर रहे हैं तो अपने को मिल रहा है ab। व्हाट इज ab? ab इज स्क्वायर रूट ऑफ ab का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ ab का स्क्वायर मतलब क्या? रूट हट जाएगा तो ab आएगा। तो ab जो आ रहा है मेरे पास, ab जो यहां पे आ रहा है मेरे पास, वो स्क्वायर रूट ऑफ ab का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट ऑफ ab मतलब gm, तो gm का स्क्वायर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको रट लीजिएगा दैट अगर मैं दो ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात कर रहा हूं, नॉन नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस, देन अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आज के क्लास का पहला पड़ाव था जहां पे हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करी है। इनकी कैलकुलेशंस हमने समझी है एंड कैलकुलेटर ट्रिक्स तो एक एड ऑन एडवांटेज था ही था। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आप लोग यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। उतने टफ फॉर्मूलेज है भी नहीं, वर्किंग भी बहुत इजी है। हालांकि कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स ऐसी है जो आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। चलो, तो वो प्रैक्टिस से आपको दिमाग में रिटेन हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे क्लास के सेकंड पड़ाव के ऊपर में, जो कि है पार्टीशन वैल्यूज। क्या नाम है? पार्टीशन वैल्यूज। नाउ स्टूडेंट्स, पार्टीशन वैल्यूज का मतलब क्या है डिटेल में समझेंगे। पार्टीशन वैल्यूज अपने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स को बोलते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स को बोलते हैं। ठीक है, नाउ इनका मीनिंग डेप्थ में समझाता हूं मैं एक एग्जाम्पल के जरिए। कैलकुलेशन पे थोड़ी देर बाद आऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लो दैट मेरे पास सपोज करो दैट 100 स्टूडेंट्स का डेटा है। कौन सा डेटा? सपोज करिए मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, उन 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में एक स्ट्रेट लाइन में सजा दिया, छोटे से बड़े में। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन में हमारे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को सजा दिया इन असेंडिंग ऑर्डर। माइंड यू, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम मार्क्स जो लाया वो लाइन के स्टार्टिंग में, सबसे ज्यादा मार्क्स जो लाया वो लाइन के एंडिंग में। ठीक है, तो कैन आई से दैट अगर मैंने 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक स्ट्रेट लाइन में सजा दिया है इन असेंडिंग ऑर्डर, तो व्हाट डज दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नाउ? दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स माय होल डेटा। मतलब मेरे सारे के सारे बच्चों का डेटा, सारे के सारे बच्चों का मार्क्स सिक्योर्ड, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ या ना? अच्छा, अब अगर मुझे इस लाइन को, मतलब इस डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, मतलब इस लाइन को, इस डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए कितने पॉइंट्स का जरूरत होगा? एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, 3 पॉइंट्स का जरूरत होगा। ये 3 पॉइंट क्या कर रहा है? हमारे पूरे लाइन को 4 इक्वल हिस्सों में बांट दे रहा है। ये पहला इक्वल हिस्सा,
ये दूसरा इक्वल हिस्सा, ये तीसरा इक्वल हिस्सा और ये चौथा इक्वल हिस्सा। समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो कैन आई से दैट स्टूडेंट्स, ये जो चार इक्वल हिस्सा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा स्ट्रेट लाइन तो 100% ऑफ द डेटा रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब सारे बच्चों का डेटा, सारे बच्चों का मार्क्स। तो ये जो पहला पार्ट है लाइन का, दिस इज 1/4 ऑफ द होल लाइन, मतलब दिस विल रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द टोटल डेटा, मतलब 1/4 ऑफ 100%, मतलब दिस विल रिप्रेजेंट 25% ऑफ द डेटा। Similarly, this part will also represent 25% of the data. This part will also represent 25% of the data, and this part will also represent 25% of the data. Very good. ठीक है। अब ये जो तीन पॉइंट्स अपने को मिले हैं ना स्टूडेंट्स लाइन पे, इसको अपने बोलते हैं Q1, Q2 एंड Q3. Q1, Q2, Q3 आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। ठीक है। तो क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है? क्वार्टाइल्स अपना तीन होता है, Q1, Q2 एंड Q3। इनका काम क्या है? इनका काम है कि पूरी स्ट्रेट लाइन को, मतलब पूरे डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में बांटना। ठीक है, सच दैट ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ द टोटल डेटा। एम आई क्लियर? ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट्स अपने डिसाइल का भी एग्जांपल लेते हैं। नाउ डिसाइल मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा 10 मतलब 10। तो सपोज अगेन आई हैव सारे के सारे स्टूडेंट्स का डेटा अरेंज्ड ऑन दिस लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। So this line again represents 100% of the data for me. Now decile का काम क्या होगा? इस पूरे लाइन को, इस पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटना। ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेरे को सोच के बताइए, थोड़ी देर पहले फर्स्ट एग्जांपल में मेरे को अगर पूरे डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में बांटना था तो मुझे 4 से 1 कम 3 पॉइंट्स का जरूरत पड़ा। यहां पे अब मेरे को पूरे लाइन को, पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो मेरे को 10 से 1 कम 9 पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो अपने बोलेंगे दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट D1, दिस विल बी द सेकंड पॉइंट D2, ऐसे करते करते लास्ट में कौन सा पॉइंट आएगा? D9 आएगा। तो कितनी सारी डिसाइल्स होती हैं स्टूडेंट्स? टोटल 9 डिसाइल्स होती हैं D1 से लेके D9 तक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है। अब ये डिसाइल्स ने क्या किया? पूरे लाइन को, मतलब पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो ईच इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट्स 10% ऑफ द डेटा, बिकॉज अगर टोटल 100% ऑफ द डेटा था, उसको 10 इक्वल पार्ट में बांट रहे हो, तो ईच पार्ट कितना होगा? 100% बाई 10, दैट इज 10%. सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स 10% ऑफ द डेटा, दिस पार्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 10% ऑफ द डेटा, दिस पार्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 10% ऑफ द डेटा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So I hope the idea of decile is also clear. तो कितनी डिसाइल्स होती है? 9 डिसाइल्स होती है D1 से D9 तक। वैसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं परसेंटाइल्स के बारे में यहां पे बात करूं तो अगेन मैं एक काम करता हूं, मैं एक लाइन बना लेता हूं। सपोज करिए आप दैट मैंने अपने स्टूडेंट्स के सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में एक लाइन में सजा दिया है। अब मेरा काम है कि इस पूरे लाइन को मैं 100 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं। 100 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को बांटने के लिए मेरे को 100 से 1 कम 99 पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा, एंड ये 99 पॉइंट्स को अपने परसेंटाइल्स बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया P1 परसेंटाइल 1, ये P2 परसेंटाइल 2, ये P3 परसेंटाइल 3, ऐसे करते करते हमें लास्ट परसेंटाइल क्या मिलेगा? लास्ट परसेंटाइल मिलेगा P99। एंड क्योंकि मैंने पूरे लाइन को, मतलब पूरे डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, तो ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1% ऑफ द डेटा, बिकॉज पूरा का पूरा लाइन मेरा 100% ऑफ द डेटा था, उसको 100 इक्वल पार्ट में बांट रहा हूं, तो ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट हाउ मच? 1% ऑफ योर डेटा। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अपना कंसेप्ट होता है, बेसिक आइडिया होता है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स का। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के साथ काम कर रहे हो, आपको अपना डेटा ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में रख के ही काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे आप मीडियन के केस में करते हो। अब मीडियन का यहां पे मेंशन हो ही गया है, तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं आपके सुविधा के लिए, एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा ये। क्वार्टाइल 2, डिसाइल 5 एंड परसेंटाइल 50, ये तीनों चीज मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आपको मीडियन निकालने बोला तो आप क्वार्टाइल 2 निकाल सकते हैं, बिकॉज क्वार्टाइल 2 मीडियन ही होता है। ठीक है। अगर आपको मीडियन निकालने बोला तो आप 5th डिसाइल निकाल सकते हैं, वो भी मीडियन के बराबर ही होता है। अगर आपको मीडियन निकालने बोला तो आप 50th परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं, वो भी आपका मीडियन ही होता है। बात समझ में आया क्या?
तो ये बेसिक कंसेप्ट्स ध्यान रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन वैल्यूज, मींस क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन पे अपने मूव करेंगे स्टूडेंट्स फॉर इंडिविजुअल सीरीज डेटा, डिस्क्रीट सीरीज डेटा एंड कंटिन्यूअस सीरीज डेटा एज वेल। बट स्टूडेंट्स उस पे मूव करने से पहले मैं आपको एक टेबल देना चाहता हूं। वो टेबल में मैं मेंशन करना चाहता हूं सारे के सारे फॉर्मूलेज जो इस्तेमाल होंगे क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के कैलकुलेशन करने के लिए फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक जगह पे आपका सारा फॉर्मूला जॉट डाउन हो जाएगा एंड आपको कंफ्यूजन या क्लमजी नहीं लगेगा व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्मूलाज। सो लेट्स चेक। अपने कुछ ऐसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं क्वार्टाइल्स, फिर मैं यहां पे लिखता हूं डिसाइल्स, फिर मैं लिखता हूं यहां पे परसेंटाइल्स। ठीक है, फ्री हैंडी लाइन बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। या आई ड्रॉ द लाइन फ्री हैंड। यहां पे ऊपर में इंडिविजुअल सीरीज डेटा, यहां पे डिस्क्रीट सीरीज डेटा और लास्ट में कंटिन्यूअस सीरीज डेटा। डिसकंटिन्यूअस सीरीज के साथ तो अपने काम करते नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। अगर आपको कभी भी डिसकंटिन्यूअस दिया जाए तो आप एडजस्टमेंट फैक्टर की मदद से कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके फिर कंटिन्यूअस के साथ ही आप काम करोगे। बढ़िया, चलो तो सबसे पहले क्वार्टाइल पे बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज डेटा में क्वार्टाइल का फॉर्मूला होगा, लिखिएगा क्यू के इज इक्वल टू के इंटू n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। पहले आप फॉर्मूला लिख लो, अभी हम आपको एग्जाम्पल के साथ सब सिखाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, क्यू के इज इक्वल टू के इंटू n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, यहां पे k का वैल्यू क्या हो सकता है? यहां पे k का वैल्यू हो सकता है 1, 2 या 3, क्योंकि क्वार्टाइल कितना होता है स्टूडेंट्स? क्वार्टाइल तो 3 ही होता है, Q1, Q2, Q3। तो k के जगह 1 डालेंगे तो मेरे को Q1 मिल जाएगा, k के जगह 2 डालेंगे Q2 मिल जाएगा, k के जगह 3 डालेंगे Q3 मिल जाएगा। समझ में आया क्या? सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज डेटा के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए डिस्क्रीट सीरीज डेटा का कॉलम छोटा रखा है मैंने। नेक्स्ट डिसाइल्स पे आ जाते हैं। डिसाइल्स में डीके इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, बस बाई 10 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला रखेंगे, क्वार्टाइल में बाई 4 था, डिसाइल में बाई 10 है, परसेंटाइल में बाई 100 होगा। बट यहां पे k का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके 9 तक होगा, क्योंकि डिसाइल अपना 1 से लेके 9 तक होता है ना, D1, D2, D3 ऐसे करते करते D9 तक। तो k को 1 डालेंगे तो D1 मिलेगा, k को 2 डालेंगे D2 मिलेगा, ऐसे करते करते k को 9 डालेंगे D9 मिल जाएगा। सेम फॉर्मूला यहां पे डिस्क्रीट सीरीज डेटा के लिए एप्लीकेबल है। परसेंटाइल्स पे आते हैं। परसेंटाइल्स में pk विल बी इक्वल टू k इंटू n प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, बस बाय 100 होगा। परसेंटाइल में k का वैल्यू अपना 1 से लेके 99 तक जाएगा, बिकॉज 99 परसेंटाइल्स होती हैं P1 से P99 तक। k के जगह 1 डालोगे P1 मिलेगा, k के जगह 2 डालोगे P2 मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई विल यूज ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज, नो नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज डेटा पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, स्टेप नंबर 1, क्यू के इज इक्वल टू के एन बाई 4th ऑब्जर्वेशन। अगर आप क्वार्टाइल के बारे में बात कर रहे हो तो क्यू के विल बी इक्वल टू के एन बाई 4th ऑब्जर्वेशन। बाई 4 रहेगा, डिसाइल में बाई 10 रहेगा, परसेंटाइल में बाई 100 रहेगा। ये स्टेप 1 है, तो मैं सबका स्टेप 1 लिख देता हूं। डिसाइल का स्टेप 1 क्या होगा? डी के इज इक्वल टू के इंटू एन बाय 10th ऑब्जर्वेशन। एंड परसेंटाइल्स में भी स्टेप 1 क्या होगा? पी के इज इक्वल टू के इंटू एन बाय 100th ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? k का वैल्यूज क्या क्या है वो तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, क्वार्टाइल्स के लिए, डिसाइल्स के लिए, परसेंटाइल्स के लिए। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 में क्वार्टाइल का जो एक्चुअल वैल्यू है वो बताएं कैसे निकलेगा। आपको मीडियन का फॉर्मूला याद है क्या? मीडियन का फॉर्मूला याद है? मीडियन का फॉर्मूला क्या था कंटिन्यूअस सीरीज के लिए? L प्लस n/2 होता था ना। यहां पे n/2 नहीं होगा, यहां पे kn/4 होगा। बाकी सेम, माइनस CFP बाई F इंटू स्मॉल c, एकदम सेम फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एंड मैं यहां पे लिख नहीं रहा, अदरवाइज बहुत क्लमजी हो जाएगा, बता दे रहा हूं।
डिसाइल के केस में फॉर्मूला सेम होगा L प्लस, बस kn/4 के जगह kn/10, रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेम। परसेंटाइल के केस में स्टेप 2 में क्या होगा, kn/4 के जगह kn/100, बाकी सारा का सारा टर्म्स सेम। सो दीज आर माय फॉर्मूलाज फॉर क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल का कैलकुलेशन फॉर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मैं यहां पे एग्जांपल लेने वाला हूं। मैं ऐसा करूंगा, देखिए मैं 3 एग्जांपल लूंगा, एक इंडिविजुअल सीरीज डेटा, एक डिस्क्रीट सीरीज डेटा, एक कंटिन्यूअस सीरीज डेटा। इंडिविजुअल सीरीज डेटा में तीनों के फॉर्मूले आइडेंटिकल है ना, मतलब एक जैसे हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के। तो आई टेक द एग्जांपल ऑफ एनी वन थिंग, सपोज क्वार्टाइल मैं निकाल लूंगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए। फिर डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूले आइडेंटिकल ही हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के। तो डिस्क्रीट सीरीज में सपोज मैं डिसाइल का कैलकुलेशन दिखा दूंगा। एंड अगेन कंटिन्यूअस सीरीज डेटा में क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल का फॉर्मूला एक समान ही है, आइडेंटिकल है। तो मैं परसेंटाइल की कैलकुलेशन दिखा दूंगा कंटिन्यूअस सीरीज डेटा के लिए। तो आपको बेसिकली तीनों चीजें आ जाएंगी, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल फॉर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ डेटा। अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, इंडिविजुअल सीरीज डेटा। इंडिविजुअल सीरीज डेटा अगर आप इंडिविजुअल सीरीज डेटा पे बात कर रहे हो, एक काम करते हैं, मैं यहां पे मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ले लेता हूं, जो कि एज अ सिंगल कॉलम x रिप्रेजेंटेड है। डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इसलिए मैं पहले से ही असेंडिंग में लेके काम करूंगा। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ना दे, तो पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके फिर आपको क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के साथ काम करना है, जस्ट लाइक यू डू इन केस ऑफ मीडियन। ओके, चलो, तो यहां पे मार्क्स सपोज है 5, 7, 10, 12, 20, ऐसा कुछ है सपोज। तो असेंडिंग ऑर्डर तो अपने को क्लियरली दिख रहा है। अब मेरे से पूछा गया मेरे को क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करना है। मैंने बोला ना इंडिविजुअल सीरीज डेटा में क्वार्टाइल का कैलकुलेशन दिखाऊंगा, दिखाता हूं। तो अपने को पता है स्टूडेंट्स दैट इंडिविजुअल सीरीज डेटा में क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, QK इज इक्वल टू K इंटू n+1/4th ऑब्जर्वेशन, है ना? यही सीखा है हम लोग, यही सीखा है हम लोग। वेरी गुड। तो अपने को तो Q1 चाहिए, तो Q1 का मतलब हो गया कि K के जगह 1 पुट करना है। K के जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। बढ़िया, तो अपने को क्या मिलेगा, K के जगह 1। अच्छा, n मतलब तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहां पे 5 है। ठीक है, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, 6/4th ऑब्जर्वेशन। प्लीज इग्नोर दीज लाइंस, 6/4th ऑब्जर्वेशन। तो 6/4 मतलब 1.5 होता है, तो अपने यहां पे बोलेंगे 1.5th ऑब्जर्वेशन। अब आप बोलेंगे सर 1.5th ऑब्जर्वेशन को कैसे ब्रेक डाउन करें? सर आप तो लास्ट क्लास में सिखाया था। तो कैसे ब्रेक डाउन करें, यहां पे देखिए, सबसे पहले अपने बोलेंगे 1 लिखा हुआ है, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ब्रैकेट, फर्स्ट के बाद क्या आता है, सेकेंड, तो यहां पे लिखेंगे सेकेंड ऑब्जर्वेशन माइनस दिस वन दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दिस इज द वे ऑफ ब्रेकडाउन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था, है ना, मीडियन के केस में। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कौन है, 5 है, प्लस 0.5, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 7 माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 5। तो आपको मिलेगा 5 प्लस 7 माइनस 5 इज 2, 2 इंटू 0.5 इज 1, तो अपने को मिलेगा 6 मार्क्स। कितना मिलेगा, 6 मार्क्स, दैट इज क्वार्टाइल 1 का कैलकुलेशन। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स आई एम 100% क्लियर how to calculate quartiles in case of individual series data. Same way you can calculate decile and percentile in a similar manner, okay, for individual series. Let's move ahead students, and I hope आप लोग मेरे साथ सॉल्व भी कर रहा होगा, समझ भी रहा होगा। बहुत जरूरी है, वीडियो को खोल के खाली एक मूवी की तरह वॉच मत करना, कोई फायदा नहीं होगा उससे। मेरे साथ साथ कॉपी में जॉट डाउन करिए, मेरे साथ साथ समझिए एंड सॉल्व करिए, then you'll be able to extract the best things from today's session. चलिए, नंबर 2, discrete series data. discrete series data. अब discrete series data में 2 कॉलम रहेंगे, एक तो मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ले लेते हैं जिसको मैं x पकड़ूंगा, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं जिसको मैं पकड़ूंगा f। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मैं ले लेता हूं, पहले ही यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में लूंगा। सपोज 10 मार्क्स अपना 2 बच्चा लोग को मिला, 15 मार्क्स 4 बच्चा लोग को मिला, 18 मार्क्स 3 बच्चा लोग को मिला,
20 मार्क्स अगेन 3 बच्चा लोग को मिला, सपोज ऐसा हिसाब है। तो मार्क्स जो कि अपना मेन कॉलम है, मेन डेटा है, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है 10, 15, 18, 20। अब सपोज मैं यहां पे आपको सिखाता हूं डिसाइल की कैलकुलेशन। मैंने आपको बोला ना डिस्क्रीट सीरीज में डिसाइल की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, वो सीख जाओगे तो वैसे ही क्वार्टाइल और परसेंटाइल निकाल पाओगे। बढ़िया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। आई विल से डिस्क्रीट सीरीज डेटा में डिसाइल का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एन प्लस 1 बाई 10th ऑब्जर्वेशन। यही होता है ना एकदम। सपोज मेरे को कोई एक डिसाइल निकालनी है, सपोज डिसाइल 6 d6। तो d6 का मतलब है k का काम कौन कर रहा है, 6 कर रहा है। क्या मिलेगा, k का काम 6, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है देखो तो 2 + 4 + 3 + 3, हाउ मच इज दैट, 4 2 6 एंड 6 12 आ रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। ठीक है ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा, n इज हाउ मच, n इज 12, 12 + 1 इज 13 by 10। वेरी गुड। So this is 6 into 13, 78, 78 by 10 that is 7.8 observation again। कितना आ रहा है, 7.8 ऑब्जर्वेशन। इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा जैसे सिखाया था। आओ अपने यहां पे बोलेगा 7, यहां पे लिखा हुआ है तो 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 ब्रैकेट में 7th के बाद कौन आता है, 8th ऑब्जर्वेशन माइनस दिस करंट दैट इज 7th ऑब्जर्वेशन। तो हु इज माई 7th ऑब्जर्वेशन, प्लीज हैव अ लुक स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला 2 ऑब्जर्वेशंस, पहला 2 बच्चा लोग का 10 मार्क्स आया, अगला 4 बच्चा लोग का 15 मार्क्स आया, 6 बच्चा कवर हो गया। अगला 3 बच्चा मतलब 7th, 8th और 9th स्टूडेंट का मार्क्स 18 ही आया है। तो इसका मतलब 7th और 8th ऑब्जर्वेशन मेरा सेम है 18। तो 7th ऑब्जर्वेशन 18 है, 0.8, 8th ऑब्जर्वेशन भी 18 है, 7th भी 18 है, तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो मेरा आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, मेरा आंसर आ गया 18 मार्क्स। मेरा आंसर कितना आ गया, 18 मार्क्स। ये डिसाइल 6 की वैल्यू है। ठीक है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमने डिसाइल का कैलकुलेशन आपको सिखाया है, वैसे ही आप क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल का कैलकुलेशन भी डिस्क्रीट सीरीज डेटा के लिए कर सकता है। सेम वे, सेम फंडा। चलिए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस सीरीज डेटा पे, जहां पे मैं आपको परसेंटाइल की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। लिखिएगा कंटिन्यूअस सीरीज डेटा, कंटिन्यूअस सीरीज डेटा दैट इज नंबर 3। ठीक है, आ जाओ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप मीडियन का मेरे साथ सीखा है ना कंटिन्यूअस सीरीज डेटा के लिए कैलकुलेशन, तो परसेंटाइल ये सब भी बहुत इजी लगेगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैं पकड़ लेता हूं 2431, 2431। ठीक है। अब यहां पे मेरे को असेंडिंग ऑर्डर का कोई झमेला नहीं है, बिकॉज यहां पे कंटिन्यूअस डेटा में असेंडिंग ऑर्डर में ही मेरा डेटा होता है। मेरा डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। देख लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वैसे ही जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे सपोज मैं आपको कहता हूं कि मेरे को कैलकुलेट करना है P70, मेरे को कैलकुलेट करना है P70 मतलब 70th परसेंटाइल मेरे को कैलकुलेट यहां पे करना है। समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहली बात, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां पे क्लैरिटी के साथ रख लेते हैं, जो कि 10 होगा, विच इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। करेक्ट है। एक काम करिए मेरे साथ, स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या सिखाया था, स्टेप नंबर 1 मैंने आपको सिखाया था Pk इज इक्वल टू Kn बाय 100th ऑब्जर्वेशन। करेक्ट, कंटिन्यूअस सीरीज डेटा में। तो यहां पे आई हैव P70 मतलब K के जगह में कौन जा रहा है, 70 जा रहा है। तो K के जगह में 70 जा रहा है, N का काम 10 कर रहा है बाय 100th ऑब्जर्वेशन। ठीक है। प्लीज इग्नोर दीज लाइंस, ये बीच बीच में आती रहती हैं, छोड़ दीजिए इसको, आप टॉपिक पे फोकस करिए। तो 0 0 0 0 चला जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, 7th ऑब्जर्वेशन मेरा आंसर आ रहा है। मेरा आंसर क्या आ रहा है, 7th ऑब्जर्वेशन मेरा 70th परसेंटाइल होगा। अब मेरे को यह देखना है कि मेरा 7th ऑब्जर्वेशन कौन सा क्लास इंटरवल में है। देखो पहला 2 ऑब्जर्वेशंस तो फर्स्ट क्लास इंटरवल में चला गया 10 to 20, अगला 4 ऑब्जर्वेशंस 20 to 30 में चला गया, मतलब 6 ऑब्जर्वेशंस चले गए।
अगले 3 ऑब्जर्वेशंस मतलब 7th 8th और 9th इस वाले क्लास इंटरवल में है, तो अपने बोलेंगे ये वाला जो क्लास इंटरवल है ना 30 to 40, ये मेरा परसेंटाइल 70 का क्लास इंटरवल हो जाएगा। मतलब जो भी मेरा परसेंटाइल 70 के लिए वैल्यू आएगा ना, वो 30 और 40 के रेंज में ही आएगा। बढ़िया। अब अपने यहां पे CF बना लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे मीडियन में करते थे। तो पहला फ्रीक्वेंसी 2 एज इट इज, अगला 4 ऐड करेंगे 6, अगला 3 ऐड करेंगे 9, अगला 1 ऐड करेंगे 10। बना दिया। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। अपना जो वैल्यू है ना वो कैलकुलेट करते हैं P70 का एग्जैक्ट वैल्यू। फॉर्मूला क्या है? L मतलब लोअर लिमिट ऑफ योर परसेंटाइल क्लास। तो परसेंटाइल क्लास 30 to 40 है, उसका लोअर लिमिट है 30 प्लस उसके बाद क्या था kn/100। kn/100 करके आपको आंसर कितना मिला? आपको आंसर मिला है यहां पे 7 माइनस क्या करेंगे? CFP मतलब प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 30 to 40 मेरा करंट क्लास है, उसके प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 6 बाय F मतलब करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी। करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 30 to 40 का फ्रीक्वेंसी है 3 इनटू द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितना है? 30 to 40 का क्लास विड्थ है 40 - 30 10। तो अपने को मिल रहा है स्टूडेंट्स 30 प्लस 7 - 6 इज 1/3 इंटू 10। सो दिस विल गिव यू 10/3 is 3.33। 30 में ऐड करेंगे तो 33.33 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स आपका 70th परसेंटाइल का वैल्यू है 33.33 मार्क्स। इस तरीके से आपने जैसे परसेंटाइल निकाला है कंटिन्यूअस डेटा का, वैसे ही आपको क्वार्टाइल एंड डिसाइल निकालना है। फॉर्मूले एकदम सिमिलर हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट्स अपने आज का सेकेंड क्लास ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहां पे कंक्लूड करते हैं। बहुत सारी चीजें हमने आज के क्लास में भी सीखी हैं। नाउ प्लीज एंश्योर स्टूडेंट्स दैट नेक्स्ट क्लास जब आप मेरा अटेंड करेंगे, थर्ड क्लास ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तब आप फर्स्ट 2 क्लासेस का कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, सॉल्विंग, एवरीथिंग का एक बार अच्छे से रिवीजन एंड गो थ्रू करके आइएगा, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। ठीक है, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स विच वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट 2 क्लासेस। तो आशा करता हूं स्टूडेंट्स आपको आज का क्लास काफी बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा। वापस आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।